गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली worn न्यू चप्पल्स। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। द म्यूजिक मास्टर्स आईज lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose this will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? A, a Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him quickly. अब देखो बच्चों, आप कुछ हद तक समझ ही गए होंगे इसमें क्या लिखा है कि गोपू मामा की जो चप्पल थी, जिसको बहुत ही कम इस्तेमाल गोपू मामा करते थे, वो गोपू मामा की चप्पल को बाहर ला करके, मीन्स नई चप्पल को बाहर ला करके म्यूज़िक मास्टर को दिया गया और ये कहा गया कि सर आपकी चप्पल तो नहीं मिल रही, शायद ये चप्पल आपको फिट आए, इसे पहन कर देखिए, हम बहुत माफ़ी चाहते हैं। ये एक्चुअली रुकुमनी ने कहा कि मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे लड़के की तरफ से, वो बहुत शरारती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप इन चप्पलों को पहन के देखिए। तो म्यूज़िक मास्टर ने जब उन नए चप्पलों को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि वो ज़्यादा खुशी नहीं जाहिर करे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे ख्याल से ये फिट आ जाएगी। आजकल के बच्चे बड़ों को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, हम क्या कर सकते हैं। आजकल के बच्चे हनुमान जी के अवतार हैं, सिर्फ राम भगवान ही इस प्रकार के शरारती हनुमान से बचाए। रुकुमनी समझ रही थी कि हनुमान जी के साथ उसके बेटे की तुलना की गई है। हनुमान जी जो कि एक धार्मिक या पवित्र बंदर थे, यानी वो आप जानते ही हो रामदूत थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की बंदर के साथ तुलना रुक्मणी को अच्छी नहीं लगी। कोई भी माँ को उसके बच्चे के बारे में कुछ अगर कहोगे तो ये सहना एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लगभग असंभव होता है। कोई भी माँ अपने बच्चे की बुराई नहीं सह सकती, ठीक है। तो जो भी है, रवि को जब ये कहा गया, रुकुमणी ने जब ये सुना कि रवि को म्यूज़िक मास्टर ने हनुमान या बंदर के साथ तुलना की है, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और एकदम कठोर होकर के खड़ी हो गई। मुख्य दरवाज़ा खोल दिया ये बतलाने के लिए कि आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप देखो कि आगे बढ़ते हैं। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God, your Gopu Mama does not wear his chappals to work. As he walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What is your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो मृदु जो थी उसको रुक्मणी ने कहा कि आ जाओ बेटी, अंदर आ जाओ और हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, ठीक है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम जैसे बच्चे इस प्रकार की शरारत कर कैसे लेते हो। धन्यवाद हो गोपू मामा का कि उनकी चप्पल इनको फिट आ गई। और अच्छी बात यह है कि गोपू मामा उस चप्पल को ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते, काम पर जब जाते हैं तो उन चप्पलों को पहन के नहीं जाते। ये कह करके जो रुकुमणी थी वो किचन की तरफ बढ़ चली। मृदु को भी उसने बुलाया, सारे बच्चों को बुलाया किचन की तरफ आने के लिए, तुम लोग नाश्ता वगैरह कर लो। मृदु, मीना वगैरह सब उसके पीछे पीछे हो लिए। और वो लेकिन वो जाते जाते सोचने लगी कि ठीक है, गोपू मामा इस चप्पल को नहीं पहनते ज़्यादा, लेकिन
गोपू मामा अपने ऑफिस वगैरह से जब घर आते हैं तो जूते मोजे फटाफट खोल करके सबसे पहले इन्हीं चप्पलों को घर में यूज़ करते हैं और घर में इस चप्पल को वो पहनते हैं। तो आज जब गोपू मामा आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे म्यूजिक मास्टर को आपकी चप्पल दे दी गई? और अगर ऐसा कह ही दिया गया तो उनका रिएक्शन क्या होगा? सो इस तरह से ये कहानी एंड होती है स्टूडेंट्स। बहुत ही मज़ेदार जो है कहानी थी, आप लोगों ने पढ़ी। इस वीडियो में जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा एक जो मिड पोर्शन अभी आया था वो दूसरे एंगल से आ गया, तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लें। अब हम लोग देखते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बात करें। और हाँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो के द्वारा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जनरली आप कोशिश करें कि आप अपनी बुक को भी अपने साथ रखें, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो वर्किंग विद द टेस्ट में देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन आंसर्स के पहले आपको दिया हुआ है टेक्सचुअल क्वेश्चंस में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये जो है पहले वाला, ये आपका जो है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग सॉल्व करते हैं। रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू, आपको ये जो आंसर्स दिए हुए हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर है ये आपको बुक में ही लिखने हैं पेंसिल से, ठीक है। रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू ए ट्रेन दैट इज डीरेलिंग रिपीटेडली एंड गोइंग ऑफ द ट्रैक। रवि ने लाली का वायलिन बजाना या गाना गाना की तुलना ऐसे ट्रेन से की जो बार बार अपने ट्रैक से नीचे उतर जाती है, ठीक है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज, महेंद्रन टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। चिलीज के ट्रे के नीचे छुपने के लिए जो है महेंद्रन ने क्या किया, महेंद्रन ने चिलीज के ट्रे के नीचे छुपने की कोशिश में कुछ चिलीज अपने ऊपर बिखरा ली। द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली, द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली। तो टीचर तो कुछ म्यूजिक बजा रहे थे, कुछ अलग अलग धुनें बजा रहे थे अपनी वायलिन में, और लाली क्या कर रही थी, स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विदाउट मच सक्सेस। वो उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अधिकांश उसकी जो कोशिश थी वो गलत थी और फेलियर थी। द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड हेल्प्ड हिम कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर बाय फीडिंग हिम फॉर ए होल वीक। बेगर ने जो है घर की औरतों के बारे में यही कहा था कि उन्होंने उसको पूरे सप्ताह तक खाना खिलाया, उसके लिए वो बहुत आभारी है। और लास्ट वाला क्या है देखो, फिफ्थ नंबर, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ, अब आंसर होगा सी हैड सीन हिज चप्पल्स। लेसन खत्म होने के बाद म्यूजिक टीचर ने अब जो है लाली से अपनी चप्पल के बारे में पूछा था, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 आप देख सकते हो। नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर्स 2, 3, 4 हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक दिया हुआ है। तो ये 2 से 7 आपको नोटबुक में करना है। तो दिस इज योर होमवर्क एक्चुअली। ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने का काम होमवर्क है आपका, और ये आपको नोटबुक में करना है। ध्यान रखना है कि ये आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने के बाद ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है नोटबुक में। क्या है, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। खिड़की से म्यूजिक टीचर को जो देखा गया उसके बारे में बताओ। द म्यूजिक टीचर सैट बिफोर लाली विथ हिज बैक टू द विंडो। Mridu could see his bony appearance from the window. He had a bald head with a fringe of oiled hair around his forehead and ears, and an old-fashioned tuft. He wore a gold chain around the neck. The hand, which was moving on the violin, had a diamond ring. He was beating time on the floor with a scrawny big toe. तो स्टूडेंट्स, म्यूजिक टीचर जो था वो लाली के सामने बैठा था
और खिड़की से उसकी पीठ नज़र आ रही थी। मृदु देख पा रही थी कि वो बहुत दुबले पतले हैं और उनके सर पे बाल बीच में नहीं है। साइड में जो थोड़े बहुत बाल हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने तेल लगाया है और जो है गोल्ड चेन पहनी उन्होंने अपने गले में और उनके हाथ में एक डायमंड रिंग है। और जब जब वो मतलब वायलिन बजाते हैं तो अपनी एड़ी को ज़मीन से वो बार बार टच करते हैं या मूव करते हैं। तो ये आंसर आप लिखोगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाई चप्पल्स। what does she suggest to show her concern। मृदु को कैसे पता चला कि या कैसे उसने गेस किया कि बेगर के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है और उसने ये चिंता जाहिर करने के लिए क्या कहा। द ओल्ड बेगर वॉज बेयर फुटेड, ही शोड द चिल्ड्रन इज फिट, his soles were full of pelling blisters from walking barefoot on the roads। मृदु could thus make out that the beggar did not have the money to buy a pair of chappals। भाई बेगर ने उसको अपने छाले लगे हुए पैर दिखाए और ये दिखाया कि मैं हमेशा ज़मीन पर पैदल ही चलता हूँ और मेरे पैर में छाले पड़ जाते हैं और जो है छाले पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कौन अपने पैर के छाले दिखाएगा जिसके पास चप्पल नहीं है। और चप्पल क्यों नहीं है, खरीदने की औकात नहीं है उसकी या खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो छाले देख करके मृदु ने अंदाज़ा लगाया था। और दूसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर है कि मृदु ने ये छाले देख करके समझा और उसने उसको एक चप्पल देने के बारे में सोचा। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 का आंसर प्रॉपर्ली नहीं दिया हुआ, मैं देख पा रहा हूँ। व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, इसका आंसर यहाँ मिसिंग है, थर्ड के 2 का आंसर। कोई बात नहीं, मैं आपको 2 का आंसर बता रहा हूँ, आप इसको सुनो। 2 का आंसर होगा टू शो her concern, she suggested to offer him a pair of chappals। समझ गए? क्वेश्चन ये है कि what does she suggest to show her concern, उसने अपनी चिंता जाहिर करने के लिए या उस बेगर की हेल्प करने के लिए क्या कहा। उसने कहा कि इसको एक चप्पल ऑफर किया जाए। तो आप इसको लिखोगे टू शो हर कंसर्न कॉमा she suggested to offer him ए पेयर ऑफ चप्पल्स। समझ गए? ये आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरंडा, व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क, व्हाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन एंड व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। रुकुमनी ने जब पूछा, एक्चुअली रुकुमनी ने जब पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम लोगों ने किसी को वरंडा में घूमते फिरते देखा है क्या। तो इस लाइन के आधार पर पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली, रुकुमनी पूछना क्या चाह रही थी वास्तव में, रुकुमनी ने अचानक से अपना प्रश्न बदला क्यों था बीच में, और रुकुमनी के हिसाब से क्या हुआ होगा। तो पहले का आंसर है रुकुमनी इन फैक्ट वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैव हिडन द चप्पल समवेयर टू ट्रबल द म्यूजिक मास्टर। एक्चुअली रुकुमनी बच्चों से यही पूछना चाह रही थी कि तुम लोगों ने तो जो है म्यूजिक मास्टर की चप्पल को कहीं नहीं छुपा दिया, ये वो पूछना चाह रही थी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदला। सी सॉ दैट द चिल्ड्रन वर स्ट्रेंजली क्वाइट, उसने देखा कि बच्चे तो चुपचाप बैठे एक जगह। तो ये पूछते पूछते वो अपना प्रश्न बदल दी और उसने नहीं पूछा। उसने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उसको लगा कि बच्चे तो चुपचाप बैठे हैं और ये बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं चुपचाप बैठे हैं और ये बच्चे जो हैं शायद इनकी चुप्पी ये बता रही है कि शायद इन्होंने चप्पल नहीं छुपाई हो। तो रुकमणी को फाइनली क्या लगा कि क्या हुआ होगा।
She could conclude that the chappals would no longer be recovered if someone had stolen them. उसको यही लगा कि शायद बाहर के किसी आदमी ने ये चुराई होगी चप्पल, और अगर चोरी हो गई है तो फिर वापस अब नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5 विद दिस आंसर। ऑन गेटिंग गोपू मामा's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? गोपू मामा की चप्पल मिलने के बाद म्यूजिक टीचर दिखाया कि वो ज़्यादा खुश नहीं है। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया कि वो कम खुश है? ऐसा क्यों दिखाना चाहा? The music master was quite happy to have been offered the almost new pair of chappals in place of his old worn-out ones. However, he did not want to show his greed. Although his eyes lit up, he tried not to look pleased. भाई सीधी सी बात है, किसी आदमी को उसकी उम्मीद से ज़्यादा मिले और फिर भी वो नॉर्मल दिखाए अपने आप को, तो सीधी सी बात है वो अपना ओवर एक्साइटमेंट या जो ओवर फीलिंग होती है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सामने वाले पर जाहिर नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर म्यूजिक मास्टर अपने लालच को जो उसके अंदर था और थोड़ा सा शो भी हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये कहा, उन्होंने दिखाया कि वो ज़्यादा खुश नहीं है। तो अपने लालच को शो ना करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। 6 नंबर क्वेश्चन इज, ऑन गेटिंग ए पेयर ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिस्ड इन ए मिनट। व्हाई वाज ही इन सच ए हरी टू लीव? भाई चप्पल मिलते ही बेगर जो था वो फटाक से गायब हो गया, क्यों? इतना जल्दी क्या था उसको? भाई सीधी सी बात है कि वो घर की औरतें चाह ही नहीं रही थी कि वो वहां रहे। तो देखते हैं आंसर क्या है। द बेगर न्यू दैट द चिल्ड्रन हैड गिवन हिम द चप्पल्स ऑन देयर ओन विदाउट द परमिशन ऑफ द एल्डर्स ऑफ द हाउस। ही वाज अफ्रेड दैट द एल्डर्स माइट टेक देम बैक इफ एनी ऑफ देम फाउंड आउट। दैट इज व्हाई ही वोर देम क्विकली एंड वैनिस्ड। बेगर को यह समझ में आ गया था या अंदाजा लग गया था कि बच्चों ने उनको चप्पल दिया है, बच्चों ने उसको चप्पल दिया है बिना बड़ों की परमिशन के। तो बेगर नहीं चाहता था कि किसी तरह से बड़ों को पता चल जाए और बड़े जो हैं किसी भी तरीके से उस चप्पल को वापस न ले लें। तो बड़ों के डर से या बड़ों से बच्चों को मार ना पड़े, डांट ना पड़े, ये भी एक कारण था, और बड़े कहीं चप्पल वापस ना मांग ले, ये भी कारण था। इन सब कारणों से वो सोचा कि मैं चप्पल लेकर के चुपचाप यहाँ से जल्द निकल जाऊँ, इसलिए वो वहाँ से जल्द निकल जाता है। एंड वर्किंग विद द टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन 7th नंबर है, वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुकुमनी बिगैन टू लाफ। व्हाट मेड हर लाफ? भाई रुकुमनी जब मृदु और मीना के साथ उन्हें नाश्ता करवाने के लिए जब वो बुलाई और किचन की तरफ जा रही थी, तो वो थोड़ी हंसने लगी थी। क्वेश्चन, हंसने क्यों लगी थी? उसको किस बात की हंसी आ रही थी? तो रुकुमनी थॉट ऑफ गोपू मामा। शी हैड गिवन हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। Gopu Mama always happened to be in a hurry to throw off his shoes and socks and wear the chappals after coming back from work. Now, what would he say when she would tell him that she had given his chappals to the music master? This idea made her laugh. तो स्टूडेंट्स ये आंसर बड़ा सिंपल सा है कि रुकुमनी गोपू मामा के बारे में सोच करके हंसने लगी। उसको हंसी आ गई क्योंकि उसने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दी थी। गोपू मामा जो थे वो अपने दफ्तर से जब घर आते थे तो जूते और मोजे फटाफट खोल करके वही वाली चप्पल घर में पहना करते थे। अब वो सोच में पड़ गई कि गोपू मामा को क्या जवाब दिया जाएगा। अगर सच बताया गया तो क्या ये बताया जाएगा कि उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी गई, तो उनको फिर कैसे समझाया जाएगा कि क्यों दी गई, क्यों नहीं दी गई, और वो गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, क्या होंगे। इन सब बारे में सोच करके रुकुमनी को हंसी आ गई। सो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स लिखना है अपनी नोटबुक में। वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में लिखने के बाद
आपको ये 7 क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, ये जो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड नंबर है यानी 2 से लेकर के 7, यानी टोटल 6 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। समझ रहे हो बात? और नोटबुक में 2 से 7 तक क्वेश्चन आंसर उतारने हैं और वर्किंग विद द टेक्स्ट का जो 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप बुक में पेंसिल से लिख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आई अलाउ द स्टूडेंट्स जनरली टू राइट विद द पेंसिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द बुक, ठीक है, तो वो आपको अलाउड है। और इसके बाद आता है वर्किंग विथ लैंग्वेज। वर्किंग विथ लैंग्वेज में हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट आज के लिए तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी मे डू विथ वर्किंग विथ लैंग्वेज। स्पीकिंग पोर्शंस हमें करना नहीं है, राइटिंग पोर्शन जो है वो मैं आपको थोड़ा समझाने के बाद होमवर्क दे सकता हूँ। और एक स्टोरी के बाद फिर एक पोएम आएगी, हर एक स्टोरी के बाद जनरली आपकी बुक में एक पोएम है। तो उसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज एक आध करने के बाद हम लोग पोएम देखेंगे। तो अगली पोएम जो आपकी होगी स्टूडेंट्स वो है, मैं बता देता हूँ आपको, अगली पोएम आपकी है जो उसका नाम है द रिबल, रिटन बाय डीजे इनराइट। डीजे इनराइट के द्वारा लिखी गई आपकी नेक्स्ट पोएम है, इसका नाम है द रिबल। और ये पोएम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली आफ्टर डूइंग द फ्यू एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग विद द लैंग्वेज या थोड़ी राइटिंग पोर्शन एक्सरसाइज को थोड़ा डिस्कस करने के बाद अगली क्लास में हम लोग द रिबल पोएम पढ़ेंगे, विच विल बी ए वेरी अम्यूजिंग पोएम फॉर यू टू रीड आउट। रिबल पोएम जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो एक पोएम कितनी मज़ेदार हो सकती है। रिबल बहुत ज़्यादा, मैंने आज तक जितनी भी पोएम्स पढ़ी है ना, उन सब पोएम्स में मुझे रिबल पोएम वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स है। रिबल पोएम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका कारण है ये बड़ी अजीबोगरीब लोगों के बारे में लिखी गई एक पोएम है। रिबल्स ऐसे लोग होते हैं जो आप कुछ भी करोगे उसका ऑपोजिट ही बोलेंगे। आप अगर उनका अच्छा करोगे तो वो बोलेंगे अरे ये तो कोई भी कर लेगा, अगर आप उनका बुरा करोगे तो वो आपकी बुराई करेंगे, अच्छा करोगे तो भी वो आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसे कुछ लोग हमारे समाज में होते हैं जो रिबल होते हैं। रिबल वर्ड का मतलब होता है बगावत, बगावत करने वाले, विद्रोह करने वाले, ऐसे कुछ लोग हमारे जीवन में होते हैं। जो भी हो, रिबल पोएम जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको कुछ अजीबोगरीब हमारे समाज में लोग हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। पढ़ के आप समझोगे कि हमें किस तरह से ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ठीक है। वो जो पोएम हम पढ़ेंगे उसका जो लास्ट 2 लाइन्स है वो बड़ी मज़ेदार होगी। आप चाहो तो अभी भी आप अपने देख सकते हो। इट इज़ वेरी गुड डेट वी हैव रिबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। ये आखिरी 2 लाइन है जो ये कहती है कि आपके आसपास रिबल रहे, मीन्स आपके आसपास रिबल रहते हैं तो ऑब्वियसली रिबल्स हमारे आसपास रहते हैं तो हम लोग थोड़े से इरिटेट रहते हैं कि हाँ अगर कोई हमारा विद्रोह करने वाला है, हमें अपोज करता है, ठीक है, हमारा विद्रोह करता है, हम कुछ भी करते हैं उस पर अगर वो शिकायत करता है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो हम लोग को गुस्सा रहता है। विद्रोह करने वाले को हम लोग अपना दुश्मन मानते हैं, बुरा मानते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर बहुत गहराई से सोचा जाए तो हमारे आसपास में जो ऐसे लोग जो हैं जो हमें कम पसंद करते हैं वो, या जो हमारा विद्रोह करते हैं या जो हमसे ज़्यादा सहमत नहीं होते, तो वो हमारे शत्रु नहीं होते। वो गॉड के द्वारा भेजे गए ऐसे लोग होते हैं जो हमें राइट ऑन ट्रैक रखने के लिए भेजे जाते हैं। उसी सिलसिले में एक हिंदी की भी कहावत है जो कहती है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ऐसे करके है कोई 2 लाइन हिंदी की, तो ये बताती है कि आपकी बुराई करने वाले को भी आप अपने पास रखो, क्योंकि बुराई करने वाले को आप अगर पास रखोगे तो क्या होगा कि आपको अपनी बुराइयों के बारे में पता रहेगा और आप उस पर लगातार वर्कआउट करते रहोगे। सो ये मतलब होता है रिबल का। तो एक रिबल का आपके लाइफ में होना, समझ रहे हो, रिबल का आपके लाइफ में होना अच्छी बात है।
आप उसको बुरे ढंग में मत लो। कोई अगर आपकी शिकायत करता है, बुराई करता है, तो आप उसकी पॉजिटिविटी या उसकी पॉजिटिव बात लो, और रियल में अगर आप में वो बुराई नज़र आती है आपको, तो उसको आप दूर करो, तो आप मैक्सिमम बुराइयां अपने जीवन में दूर कर पाओगे। तो रिबल्स आर वेरी गुड टू हैव इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में रिबल्स का होना जरूरी है, लेकिन हम खुद रिबल न बने, इसे हमें ध्यान रखना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगले क्लास में हम लोग रिबल्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपका यही होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखना है, और जब आपसे मंगवाया जाए स्कूल में या आपके घर आकर के चेक किया जाए तो चेक करवाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।